क्या आप जानते हैं विज्ञान और समाज के नाम पर इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई थीं? सोचिए, जिन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर हम अपनी जान बचाने के लिए भरोसा करते हैं, अगर वही हमारी जिंदगी को एक लैब का चूहा समझ लें तो क्या होगा। इतिहास ऐसे पन्नों से भरा है जहां ज्ञान की खोज के नाम पर इंसानों पर ऐसे ऐसे जुल्म हुए जिन्हें सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सच्ची घटनाएं हैं जहां लोगों को धोखा दिया गया, उन पर तड़पा तड़पा कर तजुर्बे किए गए और उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। ये प्रयोग विज्ञान की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने के लिए किए गए थे। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे खौफनाक वैज्ञानिक और सामाजिक प्रयोग जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वो प्रयोग हैं जिन्हें सरकारों और बड़े बड़े संस्थानों ने दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की। हम आपको बताएंगे कि कैसे नाजी डॉक्टरों ने इंसानों को जिंदा बर्फ में जमा दिया, कैसे अमेरिकी सरकार ने अपने ही नागरिकों को 40 साल तक एक जानलेवा बीमारी का इलाज देने का नाटक किया, और कैसे एक यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंट में आम छात्र कुछ ही दिनों में जल्लाद बन गए। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान सत्ता और ज्ञान के लिए किस हद तक गिर सकता है। तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे काले अध्यायों में गोता लगाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि जब इंसानियत पर हैवानियत हावी हो जाती है तो क्या होता है। इस वीडियो के अंत तक आप दुनिया को एक अलग नजर से देखने लगेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफर जो आपको हिलाकर रख देगा। हर एक एक्सपेरिमेंट के साथ आपका इंसानियत पर से भरोसा उठता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के सबसे खौफनाक दौर की, द्वितीय विश्व युद्ध। इस दौरान नाजी जर्मनी में जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक गहरा दाग है। नाजी डॉक्टरों ने, जिन्हें लोगों की जान बचाने की कसम खानी चाहिए थी, कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद यहूदियों, जिप्सियों और दूसरे कैदियों को अपनी लैब का सामान बना लिया था। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इन डॉक्टरों का सरगना था जोसेफ मेंगेले, जिसे मौत का फरिश्ता कहा जाता था। सोचकर देखिए, एक इंसान को बर्फीले पानी में तब तक डुबोकर रखा जाता है जब तक उसका शरीर जम न जाए और उसकी मौत न हो जाए। नाजी डॉक्टर ये देखना चाहते थे कि एक इंसान का शरीर कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकता है ताकि उनके सैनिक ठंडे इलाकों में लड़ सकें। वो कैदियों के शरीर का तापमान तब तक रिकॉर्ड करते थे जब तक कि वो 25 डिग्री सेल्सियस तक न गिर जाए, और फिर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती थी। ये कोई विज्ञान नहीं था, ये शुद्ध क्रूरता थी। यही नहीं, वो कैदियों पर बिना किसी बेहोशी की दवा के ऑपरेशन करते थे। उनके अंग काट दिए जाते थे, हड्डियां तोड़ दी जाती थीं, और ये सब वो कैदी पूरी होशो हवास में महसूस करता था। वो देखना चाहते थे कि एक इंसान कितना दर्द सह सकता है। इन कैंप्स में चीखें गूंजती थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। ये डॉक्टर नहीं, बल्कि जल्लाद थे जो इंसान के शरीर को खिलौना समझकर खेल रहे थे। उन्होंने लोगों के शरीर में जहर और जानलेवा बीमारियां जैसे टाइफस और मलेरिया के इंजेक्शन लगाए। वो बस ये देखना चाहते थे कि जहर कितनी देर में असर करता है, या बीमारी कैसे फैलती है और इंसान को कैसे तड़पा तड़पा कर मारती है। इसके लिए उन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली। उनके लिए ये लोग इंसान नहीं, सिर्फ नंबर थे जिन पर वो अपने भयानक तजुर्बे कर सकते थे। जोसेफ मेंगेले की जुड़वा बच्चों में खास दिलचस्पी थी। वो जुड़वा बच्चों पर भयानक प्रयोग करता था। वो एक जुड़वा को बीमारी का इंजेक्शन देता और देखता कि दूसरे पर क्या असर होता है। वो दोनों की आंखों में अलग अलग रंग के केमिकल डालता था, ये देखने के लिए कि क्या आंखों का रंग बदला जा सकता है। कई बार तो वो दोनों जुड़वा बच्चों को एक साथ सिलकर सियामी ट्विंस बनाने की कोशिश भी करता था। ये सब करते हुए उसे जरा भी रहम नहीं आता था। उन्होंने ऊंचाई से होने वाले असर को जांचने के लिए कैदियों को एक लो प्रेशर चैम्बर में बंद कर दिया। इस चैम्बर में हवा का दबाव इतना कम कर दिया जाता था जैसे कोई इंसान 68,000 फीट की ऊंचाई पर हो। इस भयानक प्रयोग में कैदियों के फेफड़े फट जाते थे और उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि नाजी पायलटों के लिए बेहतर उपकरण बनाए जा सके। कैदियों को समुद्री पानी पिलाकर यह जांचा जाता था कि क्या इंसान इसे पीकर जिंदा रह सकता है। जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रयोग के शिकार हुए लोग डिहाइड्रेशन से तड़प तड़प कर मर गए। उनके शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता था और वो दर्द से पागल हो जाते थे। कुछ लोग तो इतने प्यासे हो जाते थे कि वो जमीन को चाट कर नमी हासिल करने की कोशिश करते थे। जलाने वाले बमों का असर देखने के लिए वो कैदियों के शरीर पर
फॉस्फोरस जैसे केमिकल लगाकर आग लगा देते थे। वो ये रिकॉर्ड करते थे कि इंसान का शरीर कितनी देर में और कैसे जलता है। ये नज़ारा कितना भयानक होता होगा, इसकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। उन कैंप्स की दीवारें ऐसी अनगिनत चीखों की गवाह हैं। इन प्रयोगों का मकसद विज्ञान को आगे बढ़ाना कभी था ही नहीं। ये सिर्फ नाजी विचारधारा को सही साबित करने और दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने का एक तरीका था। इन प्रयोगों से हासिल हुआ कोई भी डेटा आज किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से अमानवीय और अनैतिक था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इनमें से कुछ डॉक्टरों पर न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई। लेकिन जोसेफ मेंगेले जैसे कई शैतान भागने में कामयाब हो गए और कभी पकड़े नहीं गए। ये प्रयोग हमें याद दिलाते हैं कि जब सत्ता और नफरत एक साथ मिल जाती है तो इंसानियत किस कदर खत्म हो सकती है। अब हम चलते हैं अमेरिका, लोकतंत्र और आजादी का दावा करने वाले देश में। लेकिन यहां भी विज्ञान के नाम पर एक ऐसा धोखा हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी है टस्कीगी सिफिलिस स्टडी की। 1932 में अमेरिकी पब्लिक हेल्थ सर्विस ने अल्बामा के टस्कीगी शहर में एक स्टडी शुरू की। इस स्टडी का मकसद था सिफिलिस नाम की एक खतरनाक यौन बीमारी के असर को जानना। इस स्टडी के लिए उन्होंने लगभग 600 गरीब अश्वेत पुरुषों को चुना, जिनमें से 399 को पहले से ही सिफिलिस था। इन लोगों से वादा किया गया कि उन्हें खराब खून का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उन्हें मुफ्त मेडिकल जांच, खाना और यहां तक कि मरने पर अंतिम संस्कार के लिए बीमा का भी लालच दिया गया। बेचारे गरीब लोग जो कभी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, इस झांसे में आ गए। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इन लोगों को कभी कोई इलाज दिया ही नहीं गया। डॉक्टरों और नर्सों ने उन्हें सिर्फ नकली दवाइयां दी, जैसे एस्पिरिन। असल में वैज्ञानिक बस ये देखना चाहते थे कि अगर सिफिलिस का इलाज न किया जाए तो ये बीमारी इंसान के शरीर को कैसे धीरे धीरे खा जाती है, कैसे उसे अंधा, पागल और अपाहिज बना देती है और आखिर में कैसे उसकी जान ले लेती है। ये धोखा 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक चलता रहा, 1932 से लेकर 1972 तक। सोचिए, 40 साल तक ये लोग इस उम्मीद में जीते रहे कि उनका इलाज हो रहा है, जबकि असल में उन्हें तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वो डॉक्टरों को भगवान मानते रहे और डॉक्टर उनकी जिंदगी पर स्टडी कर रहे थे। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि 1947 में पेनिसिलिन नाम की दवा आ चुकी थी, जो सिफिलिस का पक्का और आसान इलाज थी। ये दवा दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन इस स्टडी में शामिल लोगों को जानबूझकर पेनिसिलिन नहीं दी गई। रिसर्चर्स ने यह सुनिश्चित किया कि इन लोगों तक इलाज किसी भी हालत में न पहुंचे। उन्होंने इन लोगों के नाम सेना की लिस्ट से भी हटवा दिए ताकि उन्हें वहां भी इलाज न मिल सके। इस क्रूर प्रयोग का नतीजा बहुत भयानक हुआ। इन 40 सालों में स्टडी में शामिल सैकड़ों लोगों की सिफिलिस की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। कई लोग अंधे हो गए, कईयों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनजाने में ये बीमारी अपनी पत्नियों को भी दी और उनकी पत्नियों से ये बीमारी उनके बच्चों में भी फैल गई। कई बच्चे जन्म से ही सिफिलिस के साथ पैदा हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था। ये पूरी स्टडी इस बात पर आधारित थी कि अश्वेत लोगों का शरीर सफेद लोगों से अलग होता है और उन पर बीमारियों का असर भी अलग होता है। ये एक नस्ल भेदी सोच थी जिसे सही साबित करने के लिए सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। ये लोग इंसान नहीं, सिर्फ रिसर्च के सब्जेक्ट बनकर रह गए थे। इस धोखे का पर्दाफाश 1972 में हुआ, जब एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर जीन हेलर ने इस कहानी को दुनिया के सामने उजागर किया। खबर फैलते ही पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी सरकार उनके ही नागरिकों के साथ ऐसा कर सकती है। इस खुलासे के बाद सरकार को तुरंत ये स्टडी बंद करनी पड़ी। इस घटना के बाद सरकार ने बचे हुए लोगों और उनके परिवारों को मुआवजा दिया। 1997 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस में इस स्टडी के सर्वाइवर्स से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने माना कि जो हुआ वो शर्मनाक था और अमेरिकी सरकार ने अपने ही लोगों को धोखा दिया। टस्कीगी सिफिलिस स्टडी आज मेडिकल एथिक्स की किताबों में एक चेतावनी के तौर पर पढ़ाई जाती है। ये हमें सिखाती है कि किसी भी वैज्ञानिक रिसर्च में इंसानी जिंदगी और सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। ये प्रयोग इस बात का सबूत है कि कैसे नस्लवाद और वैज्ञानिक अहंकार मिलकर एक भयानक तबाही ला सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहां एक तरफ नाजी जर्मनी में हैवानियत का खेल चल रहा था,
वहीं दूसरी तरफ एशिया में जापान की इंपीरियल आर्मी भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने एक गुप्त बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर यूनिट बनाई थी जिसका नाम था यूनिट 731। इस यूनिट ने चीन और कोरिया के हजारों युद्धबंदियों और आम नागरिकों पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए जिन्हें सुनकर शैतान भी कांप जाए। यूनिट 731 का बेस चीन के हार्बिन शहर के पास था। बाहर से ये एक लकड़ी मिल जैसा दिखता था, लेकिन अंदर इंसानियत की हत्या की जा रही थी। इस यूनिट का मकसद था ऐसे जैविक हथियार बनाना जो दुश्मनों को बड़ी संख्या में खत्म कर सकें। इसके लिए उन्होंने इंसानों को मारुता यानी लकड़ी का लट्ठा कोड नेम दिया था। वो इन इंसानों को किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझते थे। इन मारुता पर जो प्रयोग किए गए वो नाजी प्रयोगों से भी कहीं ज्यादा भयानक थे। सबसे खौफनाक था विविसेक्शन, यानी जिंदा इंसानों को बिना बेहोश किए चीर फाड़ करना। वो ये देखना चाहते थे कि अलग अलग बीमारियां शरीर के अंदरूनी अंगों पर क्या असर डालती हैं। वो कैदियों को प्लेग, एंथ्रेक्स, हैजा जैसी जानलेवा बीमारियां देते और फिर जब वो बीमारी से तड़प रहे होते तो उन्हें जिंदा ही काट डालते थे ताकि उनके अंगों की जांच कर सकें। उन्होंने कैदियों को एक खंभे से बांधकर उन पर अलग अलग दूरी से ग्रेनेड, फ्लेम थ्रोवर और केमिकल हथियारों का टेस्ट किया। वो ये देखना चाहते थे कि उनके हथियार इंसानी शरीर को कितनी एफिशिएंसी से तबाह कर सकते हैं। वो ये भी टेस्ट करते थे कि एक इंसान बिना खाए पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, और फिर उन्हें भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ देते थे। सर्दियों में वो कैदियों के हाथ पैर को बाहर बर्फ में तब तक रखते थे जब तक वो जम न जाएं। जब हाथ पैर पत्थर जैसे सख्त हो जाते तो वो उन पर गर्म पानी डालकर या उन्हें आग के पास रखकर देखते थे कि गलने का इलाज कैसे किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में असहनीय दर्द होता था और अक्सर कैदियों के हाथ पैर का मांस हड्डियों से अलग हो जाता था। यूनिट 731 ने बड़े पैमाने पर प्लेग फैलाने वाले पिस्सू और हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया बनाए। उन्होंने इन हथियारों का इस्तेमाल चीन के कई शहरों और गांवों पर किया। वो हवाई जहाज से ऐसे बम गिराते थे जिनमें बीमारी फैलाने वाले कीड़े भरे होते थे। इस जैविक हमले की वजह से लाखों चीनी नागरिकों की मौत हुई। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक नरसंहार था। कैदियों को बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज में डालकर तब तक घुमाया जाता था जब तक उनकी मौत न हो जाए। उन्हें जानवरों का खून चढ़ाया जाता था ये देखने के लिए कि क्या होता है। उनके शरीर से अंग निकालकर दूसरे कैदियों में लगाने की कोशिश की जाती थी। ये सब कुछ विज्ञान के नाम पर हो रहा था, लेकिन इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूनिट 731 के कमांडर शिरोइशी और उसके साथी वैज्ञानिकों को उनके किए गए अपराधों के लिए कोई सजा नहीं मिली। अमेरिका ने उन्हें सजा से माफी दे दी। क्यों? क्योंकि अमेरिका को उनके बायोलॉजिकल हथियारों का रिसर्च डेटा चाहिए था। इंसानियत के खिलाफ इतने बड़े अपराध करने वालों को सिर्फ कुछ जानकारी के बदले में छोड़ दिया गया। जापान की सरकार ने दशकों तक यूनिट 731 के अस्तित्व को ही नकार दिया। वो मानते ही नहीं थे कि उनकी सेना ने ऐसे भयानक काम किए। बहुत बाद में जब कुछ जापानी सैनिकों ने खुद सामने आकर गवाही दी, तब जाकर दुनिया को इस हैवानियत की पूरी सच्चाई पता चली। यूनिट 731 का इतिहास हमें बताता है कि युद्ध इंसान को कितना गिरा सकता है। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े देश अपने फायदे के लिए न्याय और इंसानियत का गला घोंट सकते हैं। ये उन लाखों बेगुनाहों की कहानी है जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि किसी को दुनिया पर राज करने के लिए खतरनाक हथियार बनाने थे। अब हम आपको ले चलते हैं 1950 और 60 के दशक के अमेरिका में शीत युद्ध के दौर में। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई थी। इसी होड़ में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक ऐसा गुप्त और खतरनाक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के तरीके खोजना। CIA को डर था कि सोवियत संघ, चीन और नॉर्थ कोरिया के जासूस ब्रेन वॉशिंग या माइंड कंट्रोल की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगा कि अपने जासूसों को बचाने और दुश्मन के जासूसों से राज उगलवाने के लिए उन्हें भी ये तकनीक विकसित करनी होगी। इसी सोच के साथ 1953 में MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। यह प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि CIA के अंदर भी बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। इस प्रोजेक्ट के तहत CIA ने इंसानों पर उनकी जानकारी के बिना कई तरह के प्रयोग किए। उन्होंने LSD जैसी खतरनाक साइकेडेलिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया। वो ये देखना चाहते थे कि क्या LSD देकर किसी की याददाश्त मिटाई जा सकती है।
क्या उसे अपने देश से गद्दारी करने पर मजबूर किया जा सकता है, या क्या उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है? सीआईए के एजेंट ये ड्रग्स आम नागरिकों को उनकी जानकारी के बिना देते थे। वो वेश्याओं को पैसे देते थे कि वो अपने ग्राहकों के ड्रिंक्स में चुपके से एलएसडी मिला दें। फिर सीआईए के एजेंट एक शीशे के पीछे से छिपकर देखते थे कि ड्रग का उस आदमी पर क्या असर हो रहा है। उन्होंने अस्पतालों, यूनिवर्सिटी और जेलों में भी लोगों पर यह प्रयोग किए। कई लोगों को यह कहकर ड्रग्स दी जाती थी कि यह डिप्रेशन का इलाज है। इन प्रयोगों के शिकार हुए लोगों को भयानक अनुभव हुए। एलएसडी के असर से उन्हें डरावनी चीजें दिखाई और सुनाई देती थीं। उनका दिमाग काबू से बाहर हो जाता था। कई लोगों का मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया और वो पागल हो गए। कुछ लोगों ने इस अनुभव से तंग आकर आत्महत्या भी कर ली। सीआईए ने इन मौतों को छिपाने की पूरी कोशिश की। एक बहुत ही मशहूर केस फ्रैंक ओल्सन का है, जो खुद एक आर्मी साइंटिस्ट थे। 1953 में सीआईए के एजेंटों ने उनकी ड्रिंक में चुपके से एलएसडी मिला दिया। इसके कुछ दिनों बाद ओल्सन डिप्रेशन में चले गए और न्यूयॉर्क के एक होटल की 13वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। सालों तक उनके परिवार को यही बताया गया कि उन्होंने नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से आत्महत्या की है। दशकों बाद सच्चाई सामने आई कि वो एमके अल्ट्रा के शिकार हुए थे। एमके अल्ट्रा में सिर्फ ड्रग्स का ही इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने हिप्नोसिस, यौन शोषण और तरह तरह के मनोवैज्ञानिक टॉर्चर का भी सहारा लिया। उनका लक्ष्य था एक ऐसा मंचूरियन कैंडिडेट बनाना, एक ऐसा इंसान जिसे किसी की हत्या करने के लिए प्रोग्राम किया जा सके और बाद में उसे कुछ भी याद न रहे। यह प्रोजेक्ट लगभग 20 साल तक चलता रहा। 1973 में जब सीआईए के डायरेक्टर को लगा कि इस प्रोजेक्ट की जांच हो सकती है, तो उन्होंने इससे जुड़े ज्यादातर दस्तावेजों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। उन्होंने सोचा कि वो सारे सबूत मिटा देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दस्तावेज बच गए जो गलती से किसी और फाइल में रखे हुए थे। 1975 में अमेरिकी कांग्रेस की एक कमेटी ने सीआईए की गैर कानूनी गतिविधियों की जांच शुरू की और तभी एमके अल्ट्रा का सच दुनिया के सामने आया। जो दस्तावेज मिले थे, उनसे इस प्रोजेक्ट की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस खुलासे ने अमेरिकी लोगों को हिलाकर रख दिया। उन्हें पता चला कि उनकी अपनी सरकार, जिसकी जिम्मेदारी उनकी रक्षा करना है, उन्हीं पर छिपकर खतरनाक प्रयोग कर रही थी। एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट इस बात का एक डरावना उदाहरण है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक खुफिया एजेंसी सारी नैतिक और कानूनी हदें पार कर सकती है। आज भी हम नहीं जानते कि एमके अल्ट्रा का पूरा सच क्या है, क्योंकि ज्यादातर रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए गए थे। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, कितने लोग मारे गए, इसका सही आंकड़ा शायद कभी सामने नहीं आएगा। ये इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि असीमित शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। अब तक हमने डॉक्टरों और सरकारों द्वारा किए गए प्रयोगों की बात की, लेकिन हमारा पांचवां और आखिरी प्रयोग कुछ अलग है। यह दिखाता है कि एक आम इंसान भी जब उसे थोड़ी सी ताकत और एक यूनिफॉर्म दे दी जाए तो वो कितना क्रूर बन सकता है। ये कहानी है 1971 में हुए स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की। इस प्रयोग को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने किया था। वो ये जानना चाहते थे कि जेल का माहौल कैदियों और गार्ड्स के व्यवहार पर क्या असर डालता है। क्या जेल में लोग इसलिए बुरा बर्ताव करते हैं क्योंकि वो स्वभाव से ही बुरे होते हैं, या फिर जेल का माहौल उन्हें बुरा बना देता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने एक नकली जेल बनाई। जिम्बार्डो ने अखबार में एक विज्ञापन दिया और कॉलेज के 24 स्वस्थ, सामान्य और मानसिक रूप से स्थिर पुरुष छात्रों को इस प्रयोग के लिए चुना। इन छात्रों को रैंडम तरीके से 2 ग्रुप में बांटा गया। आधे बने कैदी और आधे बने गार्ड। गार्ड्स को खाकी यूनिफॉर्म, डंडे और चश्मे दिए गए, जबकि कैदियों को सिर्फ 1 नंबर वाली ड्रेस दी गई और उनके पैरों में चेन बांधी गई। ये प्रयोग यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में बनी एक नकली जेल में शुरू हुआ। प्रयोग को असली जैसा दिखाने के लिए असली पुलिस ने कैदियों को उनके घरों से गिरफ्तार किया, उन पर आरोप लगाए और उन्हें जेल ले आए। जिम्बार्डो ने गार्ड्स को निर्देश दिया कि वो जेल में व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा न करें। प्रयोग शुरू होते ही जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 1 दिन के अंदर ही गार्ड्स अपने रोल में पूरी तरह ढल गए। वो कैदियों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगे। वो कैदियों को छोटे छोटे नियमों को तोड़ने पर सजा देते, उनसे पुश अप्स करवाते, उन्हें सोने नहीं देते और उनका अपमान करते। उन्होंने कैदियों को उनके नाम से बुलाना बंद कर दिया और सिर्फ उनके नंबर से बुलाने लगे।
ताकि वो अपनी पहचान भूल जाए। दूसरा दिन आते आते हालात और भी खराब हो गए। कैदियों ने बगावत कर दी, लेकिन गार्ड्स ने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उन्हें काबू में कर लिया। इसके बाद गार्ड्स और भी ज्यादा क्रूर हो गए। वो कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे, उन्हें नंगे सोने पर मजबूर करने लगे और टॉयलेट जाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करने को कहा, जिसे वो उनके सेल में ही रखते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये गार्ड्स कोई अपराधी नहीं थे। ये वही आम कॉलेज छात्र थे जो कुछ दिन पहले तक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक यूनिफॉर्म और थोड़ी सी ताकत मिलते ही उनके अंदर का जानवर जाग गया। वो अपने रोल को इतनी गंभीरता से लेने लगे कि वो भूल गए कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। कैदियों की हालत भी बहुत खराब होने लगी। वो डिप्रेशन, चिंता और लाचारी का शिकार हो गए। कुछ कैदी तो इतना ज्यादा टूट गए कि उन्हें प्रयोग से बाहर निकालना पड़ा। एक कैदी को सिर्फ 36 घंटे के बाद ही हटाना पड़ा, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। फिलिप जिम्बार्डो, जो खुद जेल सुपरिटेंडेंट की भूमिका निभा रहे थे, वो भी इस प्रयोग में इतने डूब गए कि उन्हें यह दिखाई ही नहीं दे रहा था कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। यह प्रयोग 2 हफ्तों तक चलना था, लेकिन सिर्फ 6 दिनों के बाद ही इसे रोकना पड़ा। इसे तब रोका गया जब जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड, जो एक साइकोलॉजिस्ट भी थी, ने जेल का दौरा किया और वहां हो रहे अत्याचार को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने जिम्बार्डो को समझाया कि वो जो कर रहे हैं वो नैतिक रूप से गलत है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने दिखाया कि हमारा व्यवहार हमारी पर्सनैलिटी से ज्यादा हमारे हालात और हमें दी गई भूमिका पर निर्भर करता है। इसने साबित किया कि कोई भी इंसान सही माहौल और ताकत मिलने पर अत्याचारी बन सकता है। ये प्रयोग हमें सिखाता है कि सत्ता का दुरुपयोग करना कितना आसान है और हमें हमेशा उन सिस्टम पर सवाल उठाना चाहिए जो कुछ लोगों को दूसरों पर असीमित अधिकार देते हैं। तो ये थे इतिहास के 5 सबसे खौफनाक वैज्ञानिक और सामाजिक प्रयोग। नाजी डॉक्टरों की हैवानियत से लेकर CIA के गुप्त माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट तक और एक यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में बनी नकली जेल से लेकर 40 साल तक चले एक धोखे तक, इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है: इंसानियत का पतन। इन प्रयोगों ने विज्ञान और समाज की भलाई के नाम पर बेगुनाह लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ज्ञान की खोज और राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी सीमाएं होनी चाहिए, और वो सीमा इंसानियत है। इन प्रयोगों ने इतिहास में इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये सिर्फ कुछ कहानियां नहीं, बल्कि चेतावनियां हैं। ये हमें बताती हैं कि जब हम किसी ग्रुप को खुद से कम समझने लगते हैं, जब हम सत्ता का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं और जब हम नैतिकता को भूल जाते हैं, तो हम कितने खतरनाक बन सकते हैं। इन घटनाओं से सीखना और ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा इतिहास फिर कभी न दोहराया जाए। हमें हमेशा सवाल पूछने चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया और आप हैरान रह गए, तो कल्पना कीजिए कि इतिहास के पन्नों में और कितने ऐसे राज दफन हैं। हम आपके लिए ऐसे ही चौंकाने वाले और रहस्यमयी फैक्ट्स लाते रहेंगे, जो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और छिपे हुए सच आपके सामने लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला प्रयोग कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।